अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा ग्रेविटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटी को हम देखेंगे, साइंस इसके बारे में क्या एक्सप्लेन कर रही है, कहाँ तक पहुँची है, और कुरान में क्या हमें कुछ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस है या नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं ग्रेविटी है क्या। तो हमें मालूम है सबको कि जब भी हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं हाइट से, तो वो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ आती है। और गोया में ऐसे लगता है कि हमारी जो ग्रेविटी है, अर्थ है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है। और हर चीज़ को खींचने का मकसद ये है कि अर्थ के अंदर ऐसी न ऐसी कोई फोर्स है होगी जो कि हर बॉडी को, हर दूसरी चीज़ को जो भी है वो अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है। तो हम देखेंगे ये कॉन्सेप्ट कितना वैलिड है और आज की साइंस इससे क्या समझती है और क्यों इसे एक्सप्लेन इस तरह नहीं करती। और इसकी पहले हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम साइंस में जाएंगे और एंड पे हम इंशाल्लाह ताला कुरान पाक में देखेंगे कि कौन सी कोई आयत है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटी में काम कैसे शुरू हुआ, कैसे साइंटिस्ट ने इस पर डिस्कस किया। तो हमें तो न्यूटन का ही पता मिलता है, न्यूटन ही का हमें मालूम होता है कि न्यूटन ने इसे डिस्कस किया, लेकिन ये बात नहीं ठीक थी क्योंकि न्यूटन से पहले भी इस पर काफ़ी साइंटिस्ट ने इस पर जो है वो रिसर्च वगैरह की थी, जिसमें इब्न हैतम भी आ जाते हैं जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी जो है वो इसे ग्रेविटी तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इसे आपस में दो बॉडीज़ को मिलाए रखती है। तो इब्न हैतम के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसे डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद जो है न्यूटन ने कहा कि हमारे जो ना इस तरह हम जब उसके सर पर जो है ना सेब गिरा, लेकिन उसके सर पर भी नहीं सेब गिरा, वो उसने देखा था एक सेब अपने सामने गिरते हुए। तो फिर उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया कि यार ये किस तरह, यानी वो समझना चाहता था कि ये किस तरह फिनोमेना कैसे होता है कि एक क्या अर्थ के अंदर कशिश शकल है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो फिर न्यूटन ने फिर उस पर काम किया, फिर उसके काफ़ी उसने अपनी थ्योरीज भी दी। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, कि हर बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करती है दूसरी बॉडी को। और इसमें ये भी था, उसके बाद ये तो यहाँ पे तो कंक्लूड हो गया कि हर चीज़ जो जब उसने अपना एफ इज इक्वल टू जी और m1 m2 ओवर आर स्क्वायर वाला एक मशहूर फार्मूला दिया, ठीक है, तो उसमें यही था कि हर जो चीज़ है, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करिए, अट्रैक्शन है, ठीक है, और उसकी जो फोर्स होगी वो इनवर्स स्क्वायर होगी उसके रेडियस के। तो ये एक उसने फार्मूला दिया था, इससे हमें मालूम हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये फिनोमेना हमारे रोज़मर्रा के लिए बहुत यूज़फुल था, लेकिन उसके बाद आइंस्टाइन ने स्पेस ऑफ ग्रेविटी, जब आइंस्टाइन ने स्पेस में यानी कि अपने अंदर सोचना शुरू किया तो स्पेस के बारे में, तो उसने फिर आइंस्टाइन की थ्योरी, उसने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी दी, ठीक है। और उसमें उसने कहा कि स्पेस टाइम जो है वो एक कर्वेचर है। स्पेस टाइम जब बेंड होता है तब ही ग्रेविटी लाइक एक फिनोमेना होता है, ना कि ग्रेविटी फोर्स है, ठीक है। और हमें पहले मालूम था आइंस्टाइन से पहले, तो हमें आइंस्टाइन से पहले तो ये मालूम था कि ग्रेविटी एक फोर्स है, ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन का ग्रेविटी फोर्स नहीं है, ठीक है, ये इल्यूजन है ये, बल्कि स्पेस टाइम की जो स्पेस टाइम है उसकी बैंड होने की वजह से कर्वेचर एक चीज़ प्रोड्यूस होती है जो कि एज ए एक्ट लाइक अ फोर्स एक्ट करती है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और अब इसकी मैं एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे फिनोमेना को हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इमेजिन करें कोई जब कोई एक आदमी है, शख्स है जो कि बिल्डिंग से गिर रहा है, ठीक है ना, जब बिल्डिंग से वो गिरेगा तो वो क्या महसूस करेगा, ठीक है, यानी कि वो किस तरह, यानी वो क्यों गिर रहा है, क्योंकि एक फोर्स लाइक है चीज़ जो कि अब हर अर्थ में हर बॉडी को खींच रही है, तो वो नीचे तो गिरेगा, ठीक है। लेकिन क्या वो
यानी कि वो खुद वेटलेसनेस का शिकार होगा, यानी खुद ही उसका ऐसे लगेगा वो वेटलेस है, ठीक है ना। वो इसी स्टेट में अंदर होगा कि उसका कोई वजन नहीं, उसे नहीं फील हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बड़ा ऐसा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करने, इसको समझने के लिए। इसी में एक आज है कि हम ये इसकी एक और मिसाल लेकर मैं समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर हम रॉकेट है, ठीक है ना, रॉकेट पे हम बैठ खड़े हुए हैं, ठीक है, और उसे हमने डीप स्पेस के अंदर जो है वो उसे थ्रस्ट कर दिया और हमें रॉकेट के जरिए हम जी स्पेस की सैर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि उस जो बंदा होगा, ठीक है, वो बंदा खुद क्या फील करेगा, ठीक है, वो खुद वेटलेसनेस फील करेगा, ठीक है। और अब आप कहेंगे तो वो वेटलेस तो हो गया, ठीक है, लेकिन वो ग्रेविटी तो होगी ना, या रॉकेट की अपनी तरफ खींच तो रहा होगा, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर वो खुद तो वेटलेस तो उसे फील होगा, लेकिन वो जब थर्स्ट जाता है, जब वो रॉकेट ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, यानी थर्स्ट मिल रही होगी रॉकेट को, तो वो शख्स नीचे कैसे हैंडल हो सकता है, वो किस तरह उसकी फ्लोर, रॉकेट की फ्लोर के अंदर कैसे खड़ा होगा। तो वो जब थर्स्ट प्रोड्यूस होती है ना, तो तब वो बंदा को वो ऑपोजिट फोर्स मिलेगी, जिसकी वजह से वो ग्रेविटी के अंदर वो रॉकेट के फ्लोर के अंदर खड़ा होगा, ठीक है, ना कि ग्रेविटी होगी, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि वो जब रॉकेट ऊपर को जा रहा होगा, तो ये अगर ये शख्स है, ये वेटलेस है ना, और रॉकेट ऊपर को जा रहा है, ठीक है ना, तो ये इसका फ्लोर है उसका, ठीक है ना, ये ऊपर को जा रहा है, तो वो इसे वो नीचे को उसे फोर्स लग रही होगी उस बंदे को, ठीक है, जो रॉकेट के अंदर होगा, तो इसी वजह से उसका ग्रेविटी लाइक फिनोमेना होगा, लेकिन ग्रेविटी तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यही हम यहाँ पे अर्थ पे लेकर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ भी स्पीड के अंदर जो है वो मूव कर रही है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ नीचे गिरती है वो नीचे नहीं गिरती, बल्कि अर्थ उस स्पीड से अपनी यानी कि मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ से एक मैं वीडियो भी आपको लिंक में दे दूंगा, वो भी आपने लाजमी देखनी है। उसमें उन्होंने बताया है कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, वाई ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, ठीक है, वो वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। तो उसमें हमें मालूम होता है कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, वो बैंड स्पेस टाइम था, कर्वेचर था, ठीक है, और ऊपर से जो मूवमेंट हो रही थी हमारी पूरी अर्थ की और हमारे सोलर सिस्टम की थ्रू दी स्पेस टाइम, ठीक है, और जिसकी वजह से ये फिनोमेना होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ये यहाँ से हमें मालूम हो गया कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, यहाँ से हम निकाल दें। अच्छा, अब हम क्या यहाँ पे कुरान पाक में हमें इसके बारे में डिस्कशन मिलती है या कोई आयत है जिसका हम इसे ग्रेविटी के मुतालिक समझ सकें। तो पहले तो हमने समझना है कि कुरान पाक कोई साइंस की बुक नहीं है, लेकिन बुक ऑफ साइंस ज़रूर है, SIGNS, ठीक है। और जो साइंस के मुतालिक बात करता है कुरान पाक, तो वो यानी कि हमारे लिए निशानियां हैं इस पर गौर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके आपको 3 आयत हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटी के बारे में। एक आयत का तर्जुमा है कि हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी जिंदा और मुर्दा को हमने तुम लोगों को पानी पिलाया, ठीक है। तो इसमें ज़मीन को समेटने वाली, यानी यहाँ से हमें ये तो समझ आ गई ना कि इट्स सेल्फ क्या फिनोमेना हो रहा है कि ज़मीन समेट रही है अपनी तरफ, ठीक है। गोया कि न्यूटन ने उसे ज़रूर कहा था कि एवरीबॉडी हर दूसरी बात यानी कि अट्रैक्शन होती है, लेकिन समेटने वाली इट्स सेंस हमें बना दिया। और दूसरी बात हमें ये कि अगर एज अ होल देखेंगे तो हमें ये फिनोमेना जिस तरह आइंस्टाइन का व्यू से हमें पता चलेगा कि किस तरह है। तो ठीक है, ये एक आयत है जिसके में हमें बताया कि ज़मीन हमें समेटती है अपनी तरफ, ठीक है। वो क्यों समेटती है वो हमने डिस्कस कर लिया कि स्पेस टाइम का बैंड कर्वेचर हो रहा था, ठीक है। और एक और सूरत है सूरत अल आराफ, ठीक है। सूरत अल आराफ की आयत नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें आपने देखना है उसमें कि काफिर जो थे वो आप सल्लम से पूछते थे कि क़यामत कब आएगी। तो फिर उसमें यानी इसका मैं मफ़हूम बता रहा हूँ आयत का, उसमें तो कहा था कि क़यामत का तो अल्लाह ताला को ही मालूम है, और लेकिन जो क़यामत होगी आसमान और ज़मीन पर बहुत बड़ा यानी हादसा गुजरेगा, ठीक है। जी, तो इस एक और आयत है सूरत अल आराफ की जिसमें काफिर आप से पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। तो फिर उसमें है कि क़यामत का तो इल्म अल्लाह ताला को ही है, लेकिन वो ज़मीन और आसमान पर बहुत बड़ा हादसा यानी गिरा गुजरेगा, हादसा होगा,
तो यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशंस के अंदर वेट्स का है, यानी इट्स वेट्स हेवनली ऑन अर्थ, इट्स वेट्स हेवनली ऑन hell, its weights heavenly on its weights heavenly on hell and earth, its weights heavenly। जी एक और आयत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर आगे पूछते हैं कि क़यामत के बारे में हमें मालूम बताएं कि क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क़यामत का तो अल्लाह ताला को ही इल्म है, और लेकिन जब इसका मफ़हूम आयत का बता रहा हूँ, लेकिन ये क़यामत आसमानों और ज़मीन पर बहुत जो है वो बड़ी बड़ी हादसा होगी, ठीक है, बहुत बड़ी गिरा गुजरेगा। और यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन के अंदर हमें ये भी मिला है कि इट्स वेट्स, मैंने देखा तो यहाँ पे मिला कि इट्स वेट्स ऑन हेवन एंड अर्थ, ठीक है ना, हेवनली, इट्स हेवनली ऑन हेवंस एंड अर्थ, ठीक है, यानी कि वो जो वेट्स है इट्स सेल्फ, इसे ग्रेविटी ही कंसिडर कर रहा है, क्योंकि हम देखें इसे ओवरऑल फिनोमिना को कि वो जो जब ग्रेविटी कोलैप्स हो जाएगी तो यानी उसका वो बड़ा गिरां गुजरेगा हमारी आसमानों पर और ज़मीन पर, ठीक है ना। ये एक सेंस बन सकती है कि जो वेट है, ठीक है, वो इटसेल्फ ग्रेविटी है, जो कि ग्रेविटी इटसेल्फ बहुत गिरां गुजरेगी अर्थ और आसमानों पर, ठीक है, जब ये ग्रेविटी का जो है वो हादसा होगा, यानी स्पेस टाइम का हादसा होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सब चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से थामी हुई हैं एक चीज़ों को, ठीक है, जिस ग्रेविटी लाइक जिसे हम कहते हैं, और यानी स्पेस टाइम भी, ठीक है। और जब क़यामत आएगी तो ये जो अल्लाह ताला ने जिस तरह डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है जो कि इसे पूरी यूनिवर्स को पंप आउट कर रही है, और यही जो ड्राइविंग फोर्स है यूनिवर्स की, यही जब ख़त्म होगी तो कैसे कोलैप्स हो जाएगी हमारी यूनिवर्स, ठीक है। और इसके बाद एक और आयत है सूरत अंबिया की, जिसका तर्जुमा है कि हम इसे लिखे कागज़ के लिखने की तरह लपेट देंगे, यानी क़यामत के बारे में है, और जिस तरह हमने पहली मखलूक तख्लीक की थी इसी तरह दोबारा अदा करेंगे, ठीक है। तो यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब लिखने हुए कागज़, ठीक है ना, लिखे हुए कागज़ की तरह लपेट देंगे, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। और हमें उसके बाद हमें मालूम है कि जो वार्म होल है, ठीक है, वार्म होल जो इटसेल्फ वो क्या है, वो स्पेस टाइम लिपट जाता है, ठीक है। जब स्पेस टाइम लिपटता है तो वार्म होल बनता है, ठीक है ना, जो कि अभी हमने देखा तो नहीं है, प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन हमारा यानी सोच है कि इस तरह की चीज़ें लाजमी होंगी, ठीक है, साइंटिस्ट इस तरह कहते हैं। तो यानी कि फिर जो क़यामत आएगी तो स्पेस टाइम रैप अप हो जाएगा, ठीक है, वो बैंड हो जाएगा लिखे हुए कागज़ की तरह, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा आपको, तो वो देख लेना आप कि किस तरह जो है ना बिग क्रंच होगा, यानी साइंटिस्ट कहते हैं जिस तरह हमारा एक पॉइंट से यूनिवर्स कैसे बिग बैंग हुआ, तो उसी तरह दोबारा जो है वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डार्क मैटर जो है, डार्क एनर्जी वो कम होना शुरू हो जाएगी, सब चीज़ें छोटी छोटी होती चली जाएंगी, और यानी कि वो फिर सारी चीज़ें ऐसे आके वो पॉइंट पे आके दोबारा हमारे पास वो ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। किस तरह बिग क्रंच होता है, तो यहाँ पे हमें मालूम होता है कि तब स्पेस टाइम रैप अप हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले, यानी मिसाल के अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो आपको अगर मैं बताता हूँ कि ये अगर हमारे पास पेपर है, ठीक है, अगर ये पेपर है तो यहाँ से ये वाला पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ बिग बैंग, यहाँ से बिग बैंग हुआ, ठीक है, और हम सेंटर में आ गए हैं इस पेज के, ठीक हो गया, यानी सारी गैलेक्सीज बनी, वो बहुत बड़ी होती गई, ठीक है, हमारी यूनिवर्स बड़ी होती चली, ये इस सेंटर लाइन पे आ गई, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि जब स्पेस टाइम रैप अप हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी यूनिवर्स वो आपस में फिर छोटी होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, छोटी होती 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 इस जाके पॉइंट में आके वो दोबारा कोलैप्स यानी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ वो सब शॉर्ट होगा, आप देख रहे होंगे तस्वीर के अंदर, ठीक है। और ये मैं आपको यहाँ से एनालॉजी दे दूँ, और ये स्पेस टाइम यानी इस तरह बैंड हो जाता है, और ये हमारा जो है वो वार्म होल इस तरह बनता है, ठीक हो गया। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो ये थी मेरी जो कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया, तो आपसे
तो ये यानी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये आज की हमारी समझ के मुताबिक हैं, ठीक है। और ये क़यामत तक के लिए कुरान पाक का मौज़ा है कि ये हर इंसानियत के लिए, हर कौम के लिए, हर ज़माने के लिए ठीक हिदायत है, ठीक है। तो हम आज के ज़माने में अपनी जितनी समझ के मुताबिक इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और नो डाउट के फ्यूचर के अंदर हम और तरीके से इसे सोचेंगे, और चीज़ें से नई डिस्कवरीज होंगी, फिर और समझने का और हमारा जो है ना वो हमारी इमेजिनेशन और ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारे आज तक जितना हमें समझ आ रहा है, ठीक हो गया। और अगर आप इसके बारे में आपको भी इल्म हो तो आप भी कमेंट करके मुझे लाजमी डिस्कस करिएगा कमेंट के अंदर कि आपको इसके बारे में क्या राय है आपकी। थोड़ा सा अब हम जाते जाते मैं आपको इसका बता देता हूँ। एक कोट है कि मैटर टेल स्पेस टाइम हाउ टू कर्व एंड स्पेस टेल मैटर हाउ टू मूव, ठीक है। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि किस तरह हमारी जो है वो चीज़ें होंगी, ठीक है, ठीक हो गया। ये हम जितना मैंने बताया ये आज के ज़माने में जितना हम समझ सकते हैं हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क़यामत तक के लिए हिदायत है और हर ही ज़माने के लिए। तो इसलिए ये आज हम जितना सोचते हैं उस लिहाज से ही हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। नो डाउट फ्यूचर के अंदर ये चीज़ें और तरक्की कर जाएंगी, डिस्कवरीज होंगी, ठीक है। तो हम उस लिहाज से फिर इंटरप्रेट करेंगे कुरान पाक को। यही तो कुरान पाक का मज़ा है। तो अब एक और मैं ज़्यादा एक और चीज़ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक कोट है कि स्पेस जो मैटर है वो मैटर टेल स्पेस टाइम हाउ टू मूव और स्पेस टेल मैटर हाउ टू मूव, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉट को जब तो एक साल जब है उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गुजारे, तो उसके बाद जो थे वो उसने उसका जो है ना 2 इंचेस जो उसका टोटल हाइट है वो बढ़ गई, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, वेटलेसनेस होती है, जिसकी वजह से उसकी जो है लिगामेंट्स जो थे, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर हमारे लिगामेंट्स जो हैं वो कंप्रेस हो रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। वो बड़ी ही बहुत थोड़ी कोई नैनोज के अंदर या कोई ऐसी चीज़, ठीक है ना। और स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर उनकी 2 इंचेस हाइट बढ़ गई थी, ठीक है, ग्रेविटी कम होने की वजह से। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और ठीक है, इसका मतलब डेली हमारी हाइट कम होती है और बढ़ती है, वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। यानी जब पूरा दिन काम करते हैं तो लिगामेंट्स हमारे कंप्रेस हो जाते हैं, तो हाइट थोड़ी सी हमारी जिसको हम देख नहीं सकते, गौर नहीं कर सकते। और जब हम फ्रेश होते हैं, सोते हैं, उसके बाद उठते हैं तो हमारी जो चीज़ है हमारा जो लिगामेंट्स वो थोड़ा फिर स्टेबल हो जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी इसके बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। और जाते जाते मैं आपको बताऊं, जितना भी हमने इसे डिस्कस किया ये आज के ज़माने में जितना हम समझ सकते हैं उस लिहाज से है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और एडवांस आपका राय है तो आप लाजमी कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। ये हम आज जितना समझ सकते हैं उतना ही हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। नो डाउट के फ्यूचर के अंदर ये और ज़्यादा जो है वो तरक्की कर जाएगी हमारी सोच और हमारी डिस्कवरीज, हमारी साइंस। तब हम उस लिहाज से साइंस कुरान पाक को देखेंगे। और कुरान पाक को अब भी अगर हम देखें तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज साइंस को भी नहीं पता उसके बारे में। तो ये थी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। इसलिए जब फ्यूचर के अंदर लोग उस लिहाज से फिर देखेंगे कुरान पाक को, ठीक है। अब की हमारी लिमिटेड सोच के लिहाज से तो हम फिर उस चीज़ को उतना नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है। जब हमारी तरक्की ज़्यादा हो जाएगी तो हम उस लिहाज से देखेंगे। तो इसलिए और उसके बाद एक और दूसरी बात भी है कि हमने कुरान के लेंस से देखना है साइंस को, ठीक है। कुरान साइंस इन द लाइट ऑफ कुरान, ठीक है। और या इस तरह भी ले सकते हैं साइंस वाई कुरान एंड हदीस, ठीक है, VIA। तो इस लिहाज से हमें इस पर भी लाजमी देखना है। ये ना हो कि हम साइंस के ही रह जाएं और साइंस को ही अपना सब कुछ मानने लग जाएं, ठीक है। तो साइंस एक टूल है जो कि हमें अल्लाह के जो है ना करीब करता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके बाद हम काफ़ी वीडियोस और इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे रेगुलर, और आपको नई न्यू टॉपिक्स इंशाल्लाह एस्ट्रोनॉमी के मिलेंगे, एस्ट्रोफिज़िक्स के, और उसके बाद बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद साइंटिस्ट की हिस्ट्री, यानी कि साइंस में जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे हम फ्यूचर के अंदर, उनकी क्या हिस्ट्री थी। तो इजाज़त दीजिए मुझे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।